गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने चैप्टर 6 का रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस चैप्टर का हमने सेक्शन 77 और 86 हमने देखा था। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बेटा और सेक्शन 78 पे आ जाओ मेरे साथ। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द चार्ज होल्डर। बेटा चार्ज होल्डर हमारे वाले एग्जाम्पल में कौन हुआ बेटा? बैंक। तो बेटा सेक्शन 77 भी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की बात करता है और सेक्शन 78 भी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की बात करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? सेक्शन 77 में बेटा ड्यूटी जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की, वो किसकी फिक्स करी गई है? कंपनी की लायबिलिटी फिक्स करी गई है बेटा। ये कंपनी की लायबिलिटी है कि वो 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को क्या करवाए? रजिस्टर। जबकि सेक्शन 78 में चार्ज को रजिस्टर करने का राइट किसको दिया गया है? चार्ज होल्डर को ये राइट दिया गया है। अब चार्ज होल्डर को ये राइट देने का बेटा पर्पस क्या है? आपको याद हो तो मैंने कल आपको बताया था, बेटा ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सेक्शन 78 कंपनीज एक्ट में बेटा इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि याद रखना, अगर चार्ज कंपनी रजिस्टर नहीं करवाती है ना, तो कंपनी को तो जो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे सेक्शन 86 में वो तो है ही है बेटा, चार्ज होल्डर को भी नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। और इसमें सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या था? अगर कल को कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो चार्ज होल्डर को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा, उसे सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो चार्ज था वो क्या रह गया? अनरजिस्टर्ड रह गया बेटा। क्लियर हुआ सबको? इसी रीजन की वजह से सेक्शन 78 कहता है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी चार्ज को रजिस्टर नहीं करवा पाती है ना, तो चार्ज होल्डर के पास ये राइट है कि वो चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, चलो पढ़ते बेटा। बहुत सिंपल सा सेक्शन है। देखो, लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द चार्ज होल्डर। वो कहता है, where a company fails to register any charge within 30 days of its creation, the charge holder may, चाहे तो, मतलब ड्यूटी नहीं है बेटा, ड्यूटी नहीं है, चार्ज होल्डर को राइट दिया गया है कि अगर आप चाहते हो तो चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हो। मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा क्या कहता है सेक्शन 78? सुनो, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर, मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। अब सुनो क्या केस था। ये बेटा कंपनी है, ये कंपनी है और ये आपका बैंक है। तो हमने स्टेप्स क्या क्या पढ़े हैं बेटा? कंपनी जाती है बैंक के पास लोन मांगने के लिए, बैंक कंपनी से कहता है कि पहले कोई सिक्योरिटी रखवाओ, और कंपनी ने सिक्योरिटी के तौर पे रखवा दी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी सिंपल वर्ड्स में कंपनी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया। अब बेटा सेक्शन 77 कहता था कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी
प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ज को रजिस्टर करवाने की किसकी है? कंपनी की। मतलब कंपनी को बेटा इंटीमेशन देनी पड़ेगी ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। किसको देनी पड़ेगी इंटीमेशन बेटा? आरओसी को इंटीमेशन देनी पड़ेगी, है ना? ठीक है। कितने दिनों के अंदर अंदर? चार्ज क्रिएट होने के 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी की ये लायबिलिटी बनती है कि वो आरओसी को इंटीमेशन दे रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो बेटा एक बात समझो, तो इसका मतलब एक हुआ कि प्राइमरी लायबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की किसकी है बेटा? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने फिक्स करी है? सेक्शन 77 ने। तो चार्ज को रजिस्टर करवाने की प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है बेटा? कंपनी की है। हां, अगर कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाती है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स करी गई है? चार्ज होल्डर की। बैंक क्या है बेटा यहां पर? बैंक इज योर चार्ज होल्डर। तो बेटा सेक्शन 78 कहता है कि अगर कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवा पाती है तो बैंक चार्ज होल्डर चाहे तो चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 4th पॉइंट, चार्ज होल्डर में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। यानी बेटा मे वर्ड यूज किया है, मतलब बैंक की ड्यूटी नहीं है, बैंक को एक राइट दिया गया है, ठीक है, कि अगर कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवा पाती है तो आप चाहो तो 30 डेज के बाद चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हो। तो यह बैंक का बेटा राइट है। कंपनी की ड्यूटी थी लेकिन बैंक को क्या दिया गया है? राइट। और मैंने आपको रीजन बताया, ये राइट बैंक को क्यों दिया गया है? क्योंकि बेटा नॉन रजिस्ट्रेशन का सबसे ज्यादा नुकसान चार्ज होल्डर को ही होता है। कल को अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो याद रखना बैंक ऑल्दो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है बट उसे सिक्योर्ड क्रेडिटर माना नहीं जाएगा, उसे ट्रीट किया जाएगा एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो बैंक को यह राइट दिया गया है कि वो चार्ज को रजिस्टर करवा सकती है सेक्शन 78 में। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो यहां तक। ठीक है, अब देखो आगे वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है द एप्लीकेशन शैल बी मेड इन सच फॉर्म, इन सच मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो बेटा एक बात याद रखना, उन्होंने कहा है चार्ज होल्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की एप्लीकेशन फाइल कौन से फॉर्म में करेगा बेटा? फॉर्म कौन सा होगा? और मैं बताऊं, फॉर्म वही होगा जो कंपनी के लिए था सेक्शन 77 में, और फॉर्म था CHG-1। इनफैक्ट बेटा एक बात बताऊं, CHG-1 होता है फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन और एक फॉर्म और होता है बेटा CHG-9। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। CHG-1 होता है फॉर डिपॉजिट्स अदर देन डिबेंचर्स, मतलब CHG-1 डिबेंचर्स के केस में यूज नहीं होता है।
डिबेंचर्स के लिए फॉर्म CHG 9 है, तो CHG 1/CHG 9 लिख देता हूं, ये आगे पढ़ेंगे बेटा रूल्स में। तो फॉर्म वही होगा जो कंपनी के लिए था, फॉर्म CHG 1 फॉर डिपॉजिट्स अदर देन डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स के लिए फॉर्म CHG 9 होगा। इन सच मैनर, बेटा मैनर भी वही होगा एप्लीकेशन को फाइल करने का जो सेक्शन 77 में कंपनी के ऊपर अप्लाई करता था। मतलब आपको फॉर्म CHG 1/CHG 9 के साथ अटैच करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज अटैच करना पड़ेगा, मॉर्टगेज डीड, प्लेज डीड। सिग्नेचर होगा बेटा किसका? कंपनी का, और चार्ज होल्डर का सिग्नेचर होगा, और फिर फाइल होगा। एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और टाइम भी वही होगा जो सेक्शन 77 में कंपनी को दिया गया था। बेटा याद करो, ओरिजिनल टाइम 30 डेज है, एडिशनल टाइम और 30 डेज है, फर्दर टाइम और 60 डेज है। ठीक है, और याद रखना फीस भी वही होगी जो सेक्शन 77 में कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल थी। यानी अगर विद इन 30 डेज होता है तो नॉर्मल फीस, एडिशनल 30 डेज में होता है तो एडिशनल फीस भी जाएगी, और अगर फर्दर पीरियड में होता है 60 डेज में तो एड वेलोरम फीस थी बेटा, तो फीस भी वही होगी। मतलब सिंपल वर्ड्स में सेक्शन 78 के ऊपर रूल्स सारे वही अप्लाई होते हैं बेटा जो सेक्शन 77 में कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल थे। ठीक है, फिर द रजिस्ट्रार शैल गिव नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन टू द कंपनी, and if no objection is received then registrar may within 14 days allow the registration of charge on payment of such fees as may be prescribed। बेटा एक बात याद रखना, सुनो सुनो बेटा, जब बैंक यानी चार्ज होल्डर आरओसी के पास जब एप्लीकेशन फाइल करेगा ना फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, तो आरओसी की यहां पर ड्यूटी क्या है? वो उस एप्लीकेशन का एक नोटिस देगी कंपनी को। नोटिस में क्या लिखा होगा कि चार्ज होल्डर ने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम बैंक के नाम पे चार्ज को रजिस्टर कर दें? ये नोटिस आरओसी देगा बेटा कंपनी को, और अगर कंपनी की तरफ से ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता है तो 14 दिनों के अंदर अंदर, एप्लीकेशन फाइल करने के 14 दिनों के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर कर दिया जाएगा। फीस वही होगी जो सेक्शन 77 में कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल थी। फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सेम एज सेक्शन 77। ठीक है, नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस, एड वेलोरम फीस सेम रहेगा बेटा। ठीक है, फिर द रजिस्ट्रार शैल नॉट अलाउ एप्लीकेशन ऑफ द चार्ज होल्डर इफ कंपनी itself registers the charge or company shows sufficient cause that the charge should not be registered। याद रखना बेटा, रजिस्ट्रार चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज को एंटरटेन नहीं करेगा बेटा अगर कंपनी खुद ही चार्ज को रजिस्टर कर देती है। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, अगर कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर कर दिया है तो चार्ज होल्डर ने जो एप्लीकेशन दी है आरओसी उसका क्या करेगा बेटा? कुछ भी नहीं, क्योंकि चार्ज कंपनी ऑलरेडी क्या करवा चुकी है? रजिस्टर करवा चुकी है, तो वो एप्लीकेशन को फाड़ देगा बेटा, बिल्कुल भी एंटरटेन उस एप्लीकेशन को नहीं करेगा। या फिर कंपनी कोई जेन्युइन रीजन बताए, कंपनी कोई जेन्युइन रीजन बताए कि क्यों चार्ज को रजिस्टर ना किया जाए। तो अगर कंपनी कोई जेन्युइन रीजन दे देती है फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, क्यों चार्ज को रजिस्टर ना किया जाए, तो रजिस्ट्रार
उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है। और बेटा फिर आता है हमारे पास रिकवरी ऑफ फीस पेड। ये सुनना, where a charge is registered by the registrar on an application made by the charge holder shall be entitled to recover from the company the fees paid by him to the registrar। बेटा एक बात याद रखना, चार्ज को रजिस्टर करवाने की जिम्मेदारी बेटा किसकी थी? कंपनी की थी। अब कंपनी ने तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करा, इंस्टेड चार्ज होल्डर ने कंपनी के बिहाफ पे चार्ज को क्या करवा दिया? रजिस्टर करवा दिया। अब चार्ज होल्डर की जेब से बेटा क्या गई? फीस गई, नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस गई किसकी जेब से? चार्ज होल्डर की जेब से, जबकि जानी किसकी जेब से चाहिए थी? कंपनी की जेब से। तो अब चार्ज होल्डर के पास यह राइट है कि वो कंपनी से उस फीस का रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चार्ज होल्डर की नहीं थी बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की थी। तो कायदे में बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की थी, जिसको पूरा किसने किया? चार्ज होल्डर ने। तो चार्ज होल्डर के पास अब ये राइट है कि कंपनी से वो इस फीस का क्या ले सकता है? रीइंबर्समेंट ले सकता है। कौन सी फीस का बेटा? जो उसने पे करी है रजिस्ट्रार को फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, बी इट नॉर्मल फीस, बी इट एडिशनल फीस, बी इट एड वैलोरम फीस, कोई भी हो बेटा, वो रीइंबर्समेंट ले सकता है कंपनी से। यह आपका सेक्शन 78 था। मेरे ख्याल से बेटे क्लियर हुआ। सेक्शन 78 सिंपल सा था। चलो अब आ जाओ सेक्शन 79। क्या कहता है? बहुत सिंपल सा है, देखो। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। सेक्शन 79, कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। सेक्शन 79 क्लॉज ए। मैं आपको रीडिंग करवा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर चार्जेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड and if it is sold with the permission of the charge holder, it shall be the duty of the company acquiring it to get the charge registered in accordance with section 77। मैं आपको समझाता हूं बेटा, सेक्शन 79 क्लॉज ए क्या कह रहा है। सेक्शन 79 क्लॉज ए बेटा, सेक्शन 79 क्लॉज ए बात करता है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। एग्जांपल देके बताता हूं आपको। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, सबने समझना है बेटा। अब केस क्या है, एग्जाम्पल से समझो बेटा। ये कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और ये है बैंक जो कि चार्ज होल्डर है। अब कंपनी स्टेप्स वही हैं बेटा। कंपनी बैंक के पास गई लोन मांगने, बैंक ने कहा सिक्योरिटी लाओ, और कंपनी ने बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे रखवा दी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कंपनी ने क्या क्रिएट कर दिया? चार्ज। चलो अब ए लिमिटेड ने क्या करा बेटा? सेक्शन 77 के हिसाब से आरओसी को इस चार्ज के क्रिएशन का इंटीमेशन दे दिया, इंटीमेशन दे दिया अंडर सेक्शन 77, और इस चार्ज को क्या करवा लिया? रजिस्टर करवा लिया। थर्ड स्टेप, तो चार्ज हो गया बेटा रजिस्टर। ठीक है, इस मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्या हो चुका है बेटा? रजिस्टर हो चुका है। अब सुनना बेटा, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कंपनी ना, ध्यान से सुनना, कंपनी ना
अपनी इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की मार्केट में करना चाहती है सेल। कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मार्केट में बेचना चाहती है, बट बेच नहीं सकती क्योंकि वो प्रॉपर्टी बैंक के पास पड़ी है गिरवी। और आपको अच्छी तरह पता है बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में बेटा फिक्स्ड चार्ज क्रिएट होता है। फिक्स्ड चार्ज याद करो, फिक्स्ड चार्ज क्रिएट होता है, और फिक्स्ड चार्ज जिस असेट पे होता है वो असेट आप बेच ही नहीं सकते विदाउट द परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर। यानी बैंक की परमिशन के बगैर आप इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल नहीं कर सकते। तो बेटा ए लिमिटेड ने ना बैंक से परमिशन ली और बैंक ने परमिशन दे दी, ठीक है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने की। तो ए लिमिटेड ने क्या करा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर दी बी लिमिटेड को। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड था, रजिस्टर्ड था, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ए लिमिटेड ने बेच दी बी लिमिटेड को। तो बेटा सेक्शन 79 क्या कहता है कि जो बी लिमिटेड है ना, बी लिमिटेड यानी एक्वायरिंग कंपनी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, एक्वायरिंग कंपनी, अब बी लिमिटेड की यह ड्यूटी है कि वो आरओसी के पास जाए और इस चार्ज को क्या करवाए, रजिस्टर करवाए। रजिस्टर ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 79। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, जो अर्लियर चार्ज रजिस्टर था ना, वो रजिस्टर था ए लिमिटेड के नाम से बेटा। अब ए लिमिटेड का नाम कटना है वहां से, और किसका नाम एंटर होना है, बी लिमिटेड का नाम एंटर होना है बेटा। आरओसी के इंडेक्स ऑफ चार्जेस में किसका नाम मेंशन था, ए लिमिटेड का। अब ए लिमिटेड का नाम वहां से हट जाएगा और उसकी जगह किसका नाम डाला जाएगा, बी लिमिटेड का। तो ड्यूटी किसकी है, बी लिमिटेड की ड्यूटी है कि वो आरओसी के पास जाए, वहां से ए लिमिटेड का नाम कटवाए और अपने नाम पे चार्ज को क्या करवाए, रजिस्टर अंडर सेक्शन 79। बेटा फॉर्म क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, टाइम लिमिट क्या होगी, मैनर क्या होगा, फीस क्या होगी, सेम एज सेक्शन 77, बिल्कुल सेम बेटा, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम एज सेक्शन 77। तो याद रखना, रजिस्टर करवाने का फॉर्म क्या होगा, मैनर क्या होगा, टाइम क्या होगा, फीस क्या होगी, वो सब है सेम एज सेक्शन 77। लो बेटा, तो किसकी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है बेटा चार्ज को रजिस्टर करवाने की, जिस कंपनी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी असेट को एक्वायर किया है विच वॉज सब्जेक्ट टू चार्ज। उस एक्वायरिंग कंपनी की यह ड्यूटी है अंडर सेक्शन 79 टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड इन इट्स own name by following same provisions as was discussed in section 77। बेटा कॉपी कर लो इसे, फॉर्म, मैनर, टाइम, फीस सब सेम होगा एज इन सेक्शन 77। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। तो बेटा इंडेक्स ऑफ चार्जेस का जो रजिस्टर था ना एमसीए की वेबसाइट पे, वहां से बेटा ए लिमिटेड का नाम हट जाएगा और उसकी जगह किसका नाम मेंशन कर दिया जाएगा, बी लिमिटेड का। ठीक है, समझ आया। तो देखो, ये देखो नीचे वाले पैराग्राफ पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा।
इन अदर वर्ड्स द अर्लियर चार्ज शुड गेट वकेटेड। तो अर्लियर चार्ज, पुराना वाला चार्ज किसके नाम पे था? ए लिमिटेड के नाम पे। शुड गेट वेकेटेड, वेकेटेड मतलब आप कह सकते हो कैंसल्ड। तो ए लिमिटेड का नाम वहां से कैंसिल कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे न्यू चार्ज शुड गेट रजिस्टर्ड बाय द कंपनी विच हैज एक्वायर्ड इट। तो न्यू चार्ज बेटा मेंशन कर दिया जाएगा, न्यू चार्ज रजिस्टर कर दिया जाएगा किसके नाम पे? जिस कंपनी ने उस असेट को एक्वायर किया था, यानी बी लिमिटेड के नाम पे। तो पुराना चार्ज जिसके नाम पे था कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह पे नया चार्ज क्रिएट हो जाएगा इन द नेम ऑफ द कंपनी हु हैज एक्वायर्ड दैट असेट। बेटा क्लियर हुआ सेक्शन 79 क्लॉज ए। अब क्लॉज बी क्या कहता है? सिंपल है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज दैट इज चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस एटसेट्रा। बेटा कई बार क्या होता है कि ना ए लिमिटेड ने चार्ज को रजिस्टर करवाया अपने नाम पे आरओसी के पास, बट कई बार क्या होता है बेटा, फ्यूचर में जाके लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज आ जाता है बेटा। जैसे फ्यूचर में बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ गया, फ्यूचर में रीपेमेंट शेड्यूल में चेंज आ गया, फ्यूचर में पार्शियल रिलीज ऑफ चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर असेट और प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हुआ? पार्शियल रिलीज ऑफ अ चार्ज। इमेजिन करो बेटा, आपने क्या करा था, आपने बैंक के पास दो असेट गिरवी रखे थे, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक मूवेबल प्रॉपर्टी, दो असेट आपने गिरवी रखे थे। फ्यूचर में बेटा बैंक ने दोनों में से एक प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया, चार्ज पे से रिलीज कर दिया, गिव अप कर दिया बेटा चार्ज को। पक्का? एक असेट गिव अप कर दिया, एक असेट अभी भी है। इसे कहते हैं पार्शियल रिलीज ऑफ अ चार्ज। फिर से बेटा टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या आ गया है? चेंज आ गया है। तो मैंने क्या कहा? रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ गया, रीपेमेंट शेड्यूल में चेंज आ गया। बैंक ने, चार्ज होल्डर ने दो में से एक असेट को मुक्त कर दिया बेटा चार्ज से, रिलीज कर दिया चार्ज से। इसे भी क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, या फिर सीडिंग अ पारी पासू चार्ज। बेटा सीडिंग का मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ देना। मैं अभी आपको समझाता हूं होता क्या है। चलो यहां पर देखो बेटा, इसका क्या मतलब है? सीडिंग अ पारी पासू चार्ज। सीडिंग का पारी पासू चार्ज। अब सुनना ध्यान से बेटा, बेटा ए लिमिटेड ने ना सपोज 3 बैंकों से लोन लिया था। तीन बैंकों से लोन लिया था, 1-1 करोड़ रुपए का। सपोज 3 बैंकों से लोन लिया था 1-1 करोड़ रुपए का, ठीक है। और बेटा उसके अगेंस्ट ए लिमिटेड ने तीनों बैंकों के पास अपनी क्या रखी थी? अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी थी एज सिक्योरिटी। मतलब प्रॉपर्टी एक है बट चार्ज होल्डर्स 3 हैं बेटा। तो ऐसे केस में ना बेटा तीनों चार्ज होल्डर्स का इक्वल राइट्स होता है, इक्वल राइट होता है ओवर दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसे हम कहते हैं पारी पासू चार्ज। तो इन तीनों चार्ज होल्डर्स का इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है बेटा? इक्वल राइट है, इक्वल राइट है। मतलब बेटा याद रखना, अगर कल को कंपनी
बैंकों के लोन को रीपे नहीं कर पाती है तो इस सिक्योरिटी को बेचा जाएगा और जो बेच के पैसा आएगा ना वो तीनों बैंकों में बांट दिया जाएगा इक्वली। इक्वल राइट है बेटा, तीनों बैंकों का, तीनों चार्ज होल्डर्स का इस सिक्योरिटी के ऊपर इक्वल राइट है। इसे हम कहते हैं पारी पासु चार्ज। पारी पासु चार्ज। इसे हम कहेंगे पारी पासु चार्ज। तो तीनों चार्ज होल्डर्स का इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर इक्वल राइट है। अब हुआ क्या बेटा, सपोज हुआ क्या बेटा, जो एक्स लिमिटेड था ना, बैंक एक्स लिमिटेड, उसने क्या करा, अपना राइट, पारी पासु चार्ज का राइट गिव अप कर दिया बेटा। एक्स लिमिटेड गिव्स अप इट्स राइट ऑफ पारी पासु चार्ज। तो बेटा एक्स लिमिटेड ने अपना राइट, पारी पासु चार्ज का राइट बेटा क्या कर दिया, गिव अप। मतलब एक्स लिमिटेड का इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर इक्वल राइट था बेटा। जितना वाई का था, जितना जेड का था, उतना ही एक्स का था, बट एक्स ने अपना राइट गिव अप कर दिया। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब इसके कॉन्सिक्वेंस ये हुए कि अब वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड का इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हो गया फर्स्ट चार्ज, और जेड एक्स लिमिटेड का इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हो गया सेकंड चार्ज। बेटा वैसे तो क्या था ना, सुनो, वैसे तो क्या था, तीनों एक ही नाव में सवार थे, बट एक्स लिमिटेड ने बेटा नाव को छोड़ दिया। मतलब वाई और जेड का अब फर्स्ट चार्ज हो गया इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, और एक्स का कौन सा चार्ज हो गया, सेकंड चार्ज हो गया। मतलब फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज का मतलब क्या हुआ, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा आएगा ना, उससे पहले वाई और जेड को पेमेंट होगी। अगर कुछ पैसा बचता है तो वो दिया जाएगा एक्स लिमिटेड को, जिसका सेकंड चार्ज है। दिस इज नोन एज सीडिंग अ पारी पासु चार्ज। मतलब अपना राइट गिव अप कर दिया, अपना पारी पासु चार्ज का राइट गिव अप कर दिया। तो अगर मैं अपना राइट गिव अप कर देता हूं तो मेरा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हो गया सेकंड चार्ज, और वाई और जेड का हो गया फर्स्ट चार्ज। पॉइंट बताओ, क्लियर? कॉपी कर लो। बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, अगर लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज आता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ गया, रीपेमेंट शेड्यूल में चेंज आ गया, या फिर चार्ज होल्डर ने एक असेट के ऊपर से चार्ज रिलीज कर दिया, या चार्ज होल्डर ने अपना पारी पासु चार्ज का राइट गिव अप कर दिया, दिस अमाउंट्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। इसे क्या माना जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। चार्ज में चेंजेस आ गए हैं, ऑल्ट्रेशंस आ गए हैं, मॉडिफिकेशंस आ गए हैं बेटा। और अगर चार्ज में कोई मॉडिफिकेशन आता है तो उस मॉडिफिकेशन को भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। आरओसी को इंटीमेशन देना जरूरी है उस मॉडिफिकेशन का। तो याद रखना, अगर चार्ज में, या मैं कहूं अगर लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज आता है तो उसे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज नाम दिया जाता है, और मॉडिफिकेशन का भी इंटीमेशन आपको आरओसी को देना पड़ेगा। फॉर्म क्या होगा, मैनर क्या होगा, फीस क्या होगी वगैरह, टाइम क्या होगा, वो सेम रहेगा बेटा। ठीक है,
तो जो रूल सेक्शन 77 के ऊपर अप्लाई होते थे वही सारे रूल सेक्शन 78 के ऊपर अप्लाई होते हैं, वही सारे रूल सेक्शन 79 के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, अगर चार्ज में कोई मॉडिफिकेशन आता है तो इसका इंटीमेशन भी आपको किसको देना पड़ेगा? आरओसी को देना पड़ेगा बेटा, आरओसी को इंटीमेशन देना पड़ेगा। फॉर्म, मैनर, टाइम, फीस क्या होगी? एज इन सेक्शन 77 सेम रहेगा बेटा। तो बेटा जो रूल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए एप्लीकेबल होते थे ना, वही सारे रूल्स मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए भी क्या है? एप्लीकेबल है। मॉडिफिकेशन का बेटा मतलब मैंने आपको बताया, मॉडिफिकेशन मींस वेरिएशन इन एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट। तो लोन अग्रीमेंट की शर्तों में अगर कोई बदलाव आता है तो उस बदलाव को हम नाम देते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, अगली क्लास में आपको ना रूल्स पढ़ाऊंगा जो सेक्शन 77, 78 और 79 तीनों के ऊपर अप्लाई होंगे। मेरे ख्याल से दोनों सेक्शंस बेटा लेक्चर में क्लियर हुए, पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।